हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनु सिंह और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसे हमने ऑलरेडी आधा कवर कर चुके हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाइए और उसको देखिए। और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो उसको देख कर आइए एंड देन इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे द सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अ, इससे पहले हम ना ये पिक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि सोलर सिस्टम क्या होता है। अब ये पिक्चर देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पे सन दिख रहा है। ओहो, एक मिनट, जस्ट वेट। हम्म। ओके, तो ये आपको सन दिख रहा है। एक मिनट। हम्म। तो ये आपको सन दिख रहा है। इस सन के चारों तरफ क्या है? मरकरी है। उसके बाद क्या है? ये विनस है। उसके बाद क्या है? अर्थ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये मार्स है। ठीक है। देन उसके बाद क्या, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। क्या ये? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी। बस अभी आप पिक्चर को देखते जाइए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। ये क्या आ गया? मार्स के बाद एस्टेरॉइड बेल्ट्स आ गए। उसके बाद ये क्या है? जुपिटर है। ठीक है। और ये क्या है? सैटर्न है। ये क्या है? यूरेनस है। और ये क्या है? नेपच्यून है। ये जो सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, ये है हमारे प्लैनेट्स। क्या है? प्लैनेट्स। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, जो लाइन दिख रही है ना, जिस लाइन पे ये सर्कल है, मतलब जो प्लैनेट्स है, ये क्या है? ऑर्बिट है। इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? पाथ भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं तो इसको जूम कर देती हूँ, जस्ट वेट। वेट। सो आपको ये चीज समझ आया कि हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 5, 6, 7, 8। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं अभी मैं बताऊंगी। अब ये प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, अपने एक्सिस पर भी घूम रही होती है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही होती है। ठीक है। तो किस तो जब घूम रही होती है तो किस पर घूम रही होंगी वो? ठीक है। एक पाथ पर घूम रही होती है। उस पाथ को क्या कहते हैं? उसको ऑर्बिट कहते हैं। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, ये बस अभी मैं पिक्चर को समझाने के लिए थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ। ठीक है। थोड़ा अभी यहाँ पे देखिए कितने प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन से प्लैनेट्स है? देखो, पहला प्लैनेट है मरकरी। ठीक है, क्या है? मरकरी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखे, वन ऑर्बिट अराउंड सन कितना टाइम लगाता है? 88 डेज लगाता है। आपको मे बी मेरे स्क्रीन पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने बुक्स को ओपन करके इस वीडियो को देखिए, मतलब अपने सामने बुक्स को ओपन करके रखिए। ठीक है। एंड देन आप इसको देखिए। जिनके पास बुक नहीं है डायरेक्ट स्क्रीन से देख रहे, कोई बात नहीं, आप इस पिक्चर को देखिए एंड देन उसके बाद एक बार गूगल पे जाके अच्छे से उस पिक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए, तो मैंने भी आपको क्या कहा कि जो प्लेनेट होता है ना, वो 2 बार चक्कर मारता है। ठीक है। एक तो सन के चारों तरफ चक्कर मारता है। ठीक है। सूरज के चारों तरफ चक्कर मारता है। तो जब एक प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर मारता है, उसको क्या कहते हैं? उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। पहली बात। अब जो प्लैनेट्स है ना, वो तो सन के चक्कर मार रहे हैं, उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। प्लैनेट्स जो है ना, वो अपने खुद के चक्कर में मार रहा होता है। ठीक है। सन के चारों तरफ चक्कर मार रहा है और खुद के भी चारों तरफ चक्कर मार रहा है, अपने ही एक्सिस पर चक्कर मार रहा है। उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। तो जब एक प्लैनेट खुद के एक्सिस पर, मतलब अपनी जगह पर ही, उसको अपनी जगह पर चक्कर मार रहा है, उसको क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। जब एक प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर मार रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि ऑर्बिट क्या होता है। देखो, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप चल रहे हो, ठीक है, या आप घूम रहे हो, तो आप किस पर चल रहे हो? आप किस पर घूम रहे हो? कोई तो बात होगा ना, कोई तो कुछ चीज ऐसी होगी जिस पर आप चल रहे होगे। तो मैं कह रही हूँ, सपोज वॉट एवर योर नेम, जो भी आपका नाम है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि सपोज आप चल रहे हो, तो आप कहोगे ना, मैम किस पर चल रही हूँ मैं? तो मैं कहूंगी आप रोड पर चल रहे हो। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आप चल रहे हो, किस पर चल रहे हो? रोड पर चल रहे हो। ठीक उसी तरीके से प्लैनेट्स भी चल रहे हैं, कंप्लीट
हर टाइम वो मूव कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी तो किसी चीज पर ही ट्रेवल कर रहे होंगे ना, वो भी तो किसी चीज पर ही मूव कर रहे होंगे। तो वो किस चीज पर मूव कर रहे हैं, उनका भी तो कोई पाथ होगा ना, उनका भी तो कोई रोड होगा। तो आप इंसानों के लिए हम रोड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे प्लैनेट्स के लिए, उनके रोड के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑर्बिट। तो अब समझ आया कि आपको ऑर्बिट क्या होता है। आप जिस चीज पे चल रहे होते हो उसको रोड कहते हैं। प्लैनेट जिस रोड पर चल रहा होता है, ठीक है, या फिर जिस मार्ग पे चल रहा होता है, ठीक है, जिस पाथ पर चल रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब समझ आ गया। अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है कि मरकरी वन ऑर्बिट अराउंड सन कितना टाइम लेता है। मतलब मरकरी सूरज के एक चक्कर, पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है, मतलब पूरा एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाता है, टोटल 88 डेज लगाता है, ठीक है। मरकरी वन स्पिन और एक्सिस करने में कितना टाइम लगाता है, 59 डेज लगाता है। अब मरकरी एक तो सूरज के भी चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो कितने दिन में लगाता है, 88 डेज में लगाता है। मरकरी अपने ही एक्सिस पर घूम रहा होता है, मैंने भी आपको बताया था ना, एक्सिस मतलब अपने ही जगह पे घूम रहा है। तो अपना एक स्पिन, स्पिन मतलब एक अपना चक्कर लगाना, तो अपना अपने एक्सिस पर एक स्पिन करने में, एक घूमने में उसको कितना टाइम लगता है, तो 59 डेज लगता है। आई होप आपको ये समझ आए। एक बार अगर आपको समझ आ गया कि ऑर्बिट क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, फिर तो आपको बाकी का समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार मैं लास्ट आपको फिर से दोबारा समझाता हूँ कि टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। सभी प्लैनेट्स सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं और अपने ही जगह पर बैठे बैठे भी चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब वो सूरज के चक्कर लगा रहे होते हैं उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। जब अपने चक्कर लगा रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कह रहे होते हैं। जिस चीज पर चलकर वो रिवोल्यूशन या रोटेशन कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्बिट कह रहे हैं, ऑर्बिट कहते हैं। घूमने को क्या कहते हैं, स्पिन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो भाई एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, तो मरकरी को 88 डेज लगा। अपने ही एक्सिस पर घूमने में उसको कितना समय लगा, तो 59 डेज लगा, ठीक है। अब उसी तरीके से सबका लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे विनस है तो विनस को वन ऑर्बिट अराउंड सन को कंप्लीट करने में, मतलब विनस को सन के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 255 डेज लगता है, ठीक है। अपने एक्सिस को चक्कर लगाने में कितना लगता है, 243 डेज लगता है। अर्थ को, अब हमारा अर्थ जिस पर आप जिंदा हो, जिस पर बैठकर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अर्थ को, हमारे पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 डेज लगता है। कितना लगता है, 365 डेज, तभी तो एक साल बनता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, पृथ्वी को अपना ही एक एक्सिस को एक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो टोटल एक दिन लगता है, ठीक है। तो क्या समझ आया कि हमारा पृथ्वी जब सूरज के चक्कर लगाता है, ठीक है, तो जब एक चक्कर लगाने में उसको 365 डेज लगते हैं, जिसे हम 1 ईयर कहते हैं, और अपने ही एक्सिस पर उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, मात्र 24 आवर्स लगते हैं, मतलब एक दिन लगता है, ठीक है। चलिए देन आता है क्या, हाँ हाँ, और एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे अर्थ के पास कितने मून्स है, 1 मून है, ठीक है। कितने मून है, 1 मून है। देन मार्स, मार्स को सन के एक चक्कर लगाने में कितने टाइम लगते हैं, 687 डेज लगते हैं। सोचो अर्थ से कितना ज्यादा समय लगता है, ठीक है। देन अपने ही एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगता है, 1 डे लगता है उसको। देन नंबर ऑफ मून्स, मार्स के पास कितने मून्स है, टोटल 2 मून्स है। कितने मून्स है, 2 मून्स है। तो भाई हम तो, हमारे पास तो एक ही चंदा मामा है, लेकिन मार्स पर अगर तुम जाओगे, ठीक है, इलोन मस्क मास्क पे रहने का जुगाड़ कर रहा है ना, तो जस्ट सपोज आने वाले फ्यूचर में तुम मार्स पर चले गए तो तुम्हारे पास कितने चंद्रमा होंगे, कितने चंदा मामा होंगे, 2 चंदा मामा होंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आता है क्या, जुपिटर। नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है। जुपिटर को अपना एक चक्कर लगाने में सन के
कितना टाइम लगता है? 11 ईयर्स 11 मंथ्स लगता है। टोटल मान के चलो कि 12 साल लगते हैं उसको एक चक्कर लगाने में सूरज के। सोचो कितना धीरे धीरे वो चलता होगा कछुए की चाल। समझ रहे हो? और वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपने ही एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगाता है? मात्र 9 आवर्स, मतलब 9 घंटे में वो लगा लेते हैं। सोचो कितना खरगोश की स्पीड में भागा होगा वो। समझ रहे हो? एंड यहाँ पे लिखा है 9 hours 56 minutes। ठीक है। नंबर ऑफ मूव्स कितने हैं? 53। अब थोड़ा से बड़े हो, मतलब थोड़ा सा और डिस्कवरी की है तो ये 53 से और इंक्रीज हो गया है। तो आप एग्जैक्ट अगर जानना चाहते हो कि कितना जुपिटर के पास कितने मून्स है, तो आप एक बार गूगल पे जाके रिसेंट डेटा देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या? अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारे ही प्लैनेट्स पर मून्स हो। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे जिसमें मून नहीं है, जैसे कि मरकरी पे कोई मून नहीं है, विनस पे कोई मून नहीं है। ठीक है। लेकिन अर्थ पर है, मार्स पर भी मून है, विनस जुपिटर पे भी मून है। ठीक है, ऐसा। देन सैटर्न को कितना टाइम लगता है सूरज का एक चक्कर लगाने में? 29 years 5 months। सोचो, ये तो जुपिटर को भी इसने फेल कर दिया। ठीक है। देन तो वन स्पिन एक एक्सिस, मतलब अपने ही एक्सिस पर घूमने में सैटर्न को कितना समय लगता है? 10 hours 40 minutes लगता है। ठीक है। और कितने मून्स है इसके पास? 53। अगेन इसको भी गूगल पे रिसेंट डेटा में, जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, किसी भी साल में, उस वक्त अगर आपको पता करना है कि सैटर्न पर, जुपिटर पर, यूरेनस पर कितने मून्स है एग्जैक्ट, तो रिसेंट डेटा देख लेना, गूगल पर चेक कर लेना। ठीक है। देन आता है क्या? यूरेनस। यूरेनस को एक चक्कर लगाने में सूरज के कितने टाइम लगता है? 84 ईयर्स लगते हैं। ठीक है। और अपने ही एक्सिस पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 17 hours 14 minutes लगता है। और उसके पास कितने मून्स है? 27 है। अब थोड़े में भी बढ़ गए होंगे। देन आता है क्या? बढ़ जाने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप वो उग गए, मतलब कि धीरे धीरे साइंटिस्ट और डिस्कवर कर रहे हैं, तो पता चलते जा रहा है। समझ रहे हो? देन आता है नेपच्यून। ठीक है। सो नेपच्यून को अपना सन के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 164 ईयर्स लगते हैं। और अपने ही एक्सिस पर उसको घूमने में कितना समय लगता है? तो 16 hours 7 minutes लगते हैं। ठीक है। और इस पे कितना मून्स है? तो 13 मून्स है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत पुराना हो चुका है अब, तो उसके अकॉर्डिंग अब रिसेंट डेटा चेंज हो गया होगा, तो आप एक बार गूगल कर लेना। तो ये आई होप आपको ये पूरा पिक्चर समझ आया होगा। ठीक है। ये पिक्चर अभी ध्यान रखना कि जो मैं आगे आगे पढ़ाऊंगी तो आपको ये समझ आएगा। ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है। इससे पहले वाला हमने पूरा पढ़ रखा है, वो प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, पार्ट 1 में। नहीं, क्या हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज तो बताना मैं आपको भूल ही गई। अब देखिए, हमारा सूरज है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, देन ये एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स भी है, जो बताऊंगी क्या होते हैं, कॉमेट्स हैं, वो कॉन्स्टेलेशंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्स है। ये सारे ही सारे किसके अंदर है? सोलर सिस्टम के अंदर है। ठीक है। अब देखो, इस पूरे स्पेस में ना सारी चीजें हैं। प्लैनेट्स है, सन है, स्टार्स है, कॉन्स्टेलेशन है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, सब कुछ किसके अंदर है? एक यूनिवर्स के अंदर। ठीक। अब इस यूनिवर्स के अंदर ना बहुत सारे गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी नहीं है, कितने गैलेक्सी है? बहुत सारे गैलेक्सी है, मिलियंस में गैलेक्सी है। तो हमारा गैलेक्सी कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी है। हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। मैं भी आगे आपको पढ़ाऊंगी, अभी मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। तो हमारे यूनिवर्स में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में क्या है? हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या है? बहुत सारी गैलेक्सी है। बहुत सारी गैलेक्सी में क्या है? बहुत सारे सोलर सिस्टम है। ठीक है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में क्या है? बहुत सारे प्लैनेट्स है, सन है, स्टार्स है, मून्स है, बहुत डेब्रीज है, छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स में आप कहाँ पे हो? अर्थ पे हो। ठीक है। तो क्या है सोलर सिस्टम? क्या है सोलर सिस्टम? क्या है जिसके अंदर सन है, मून है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, ठीक है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, उसी को क्या कहते हैं? हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब बात समझ आ गई? तो अगर कोई आपसे पूछे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, तो आप उसे क्या बताओगे? आप उसे ये बताओगे कि द सन, एट planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids
फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, सोलर सिस्टम के क्या है? तो सूरज, चंद्रमा, मतलब सन, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम किसके अंदर है? गैलेक्सी के अंदर है। गैलेक्सी कहाँ पे है? अभी तो बताया, यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, चलिए देन आता है, क्या लिखा है नेक्स्ट पढ़िए। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली। इसे हम क्या कहते हैं? सोलर फैमिली भी कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड। सोलर फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इन सभी प्लैनेट्स के साथ सबसे बड़ी क्या है इसमें? सन है। ठीक है, और इन सन के चारों तरफ ही क्या है? ये सारे प्लैनेट्स वगैरह क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। तो सन क्या है? सन एक मेजर चीज हो गया, हेड हो गया पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, इसलिए सोलर फैमिली भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है क्या, अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं कि अब सन क्या है, इतना सन सन कर रहे हैं, सन क्या है? द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सोलर सिस्टम के अंदर में, क्या सेंटर में है। ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, सपोज ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? हमारा सन है। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन क्या है? बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है। मतलब सन जो है, सूरज जो है, वो बहुत सारी गरम गरम गैस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब हमारा सन क्या करता है? एक पुलिंग फोर्स को प्रोवाइड करता है। पुलिंग फोर्स क्या होता है? एक आपने सुना होगा पुश। पुश मतलब धक्का देना, एंड पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब अपनी तरफ से धक्का देना। ठीक है, तो सन के अंदर क्या है? एक पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स से क्या करता है कि सन जो है ना, और सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स है, स्टार्स है, मेट्रोइड्स है, एस्टेरॉइड्स है, सबको क्या है? अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या है? आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम के चारों तरफ ये जितने प्लैनेट से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों क्यों ये अपने ही एक पोजीशन पर रोज 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 रिवॉल्व कर रहे हैं? क्यों नहीं है कहीं अपना रास्ता मतलब किधर चले जाते हैं, कहीं दूसरी तरफ क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि सन के पास क्या है? एक पुलिंग फोर्स है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि वो अपने तरफ सबको खींच रहा है, जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम स्टेबल है, और वो एक ही सिस्टमेटिक वे से क्या कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें काम दिया गया है। क्या काम दिया गया? प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, अगर ये पुलिंग फोर्स नहीं होता तो सन के चारों तरफ क्या होता? ये सारे जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, सब कुछ तितर बितर हो जाता। समझ रहे हो? चलिए, द सन इज अल्टीमेट द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अ सोलर सिस्टम। सन क्या है? सन एक इकलौता सोर्स है जो क्या करता है? हीट देता है और लाइट देता है पूरे सोलर सिस्टम में। मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सन क्या है। पहली बात, सन क्या है? स्टार है, और स्टार की क्या खासियत है? सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। मैंने आपको क्या बताया था कि सन क्या है? सन एक स्टार है। स्टार की क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि सन के स्टार के पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। तो सन तो स्टार है, तो सन के पास क्या होगी? खुद की हीट होगी और खुद की लाइट होगी। और मैंने क्या कहा था? प्लैनेट्स के पास खुद खुद की लाइट नहीं होती, खुद की हीट नहीं होती, तो वो लाइट और हीट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। तो पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी मून है या फिर जितने प्लैनेट्स है, वो सब के सब हीट और लाइट किससे ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का सोर्स कौन है? सन है। ठीक है, बट that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन अब आप एक बात देखो, ट्रीमेंडस मतलब क्या होता है? भयानक। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई सन के पास इतना भयानक क्या नाम है? हीट है। समझ रहे? इतनी हीट है, आप धूप में देखो, आप सूरज हमसे इतना दूर है, तब भी आप धूप में कपड़े सूख जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सन के पास क्या है? इतनी ज्यादा हीट है, इतनी भयानक हीट है, उसके बावजूद भी
उसके बाद पहली बात तो सन के पास इतना भयानक हीट है, दूसरा सन हमारे बहुत करीब है। नियरेस्ट स्टार कौन है, हमने पढ़ा था ना कि हमारे अर्थ के पास सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है। तो आप ये देखो कि सबसे इतनी ज्यादा हीट होने के बावजूद सूरज के अंदर और इतने पास होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, क्या नाम है, हाँ, हमें सूरज की जो गर्मी है, सूरज की हीट है, हमें जला नहीं पाती। समझ रहे, क्यों नहीं जला पाते, हम सिर्फ थोड़ा सा महसूस कर पाते कि अच्छा गर्मी है, लेकिन हम सूरज से जल तो नहीं जाते हैं ना। क्यों नहीं, क्योंकि सूरज हमसे बहुत दूर है। ठीक है, सी बहुत सारे स्टार है हमारे आसमान में, तो नियरेस्ट स्टार तो सन ही है। तो आप वो कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे मैम आपने तो कहा कि सन तो जो है, सन तो नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के। हाँ, सन हमारे नियरेस्ट स्टार है सर। पृथ्वी के नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। समझ आ रही है बात, इसलिए हमें उसकी गर्मी से हम जल नहीं जाते हैं। हमें जितनी मतलब गर्मी की जरूरत है हमें उतनी ही मिलती है। The sun is about 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारा सूरज जो है अर्थ से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। 150 मिलियन किलोमीटर अवे क्या है हमारा सन, सूरज, हमारा जो सन है हमारे पृथ्वी से दूरी पे है। ठीक है, लेकिन नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन है। इतनी बात समझ आई। चलिए अब जरा ये चीजें पढ़ लेते हैं थोड़ा, वैसे तो इम्पोर्टेंट देखो, ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, कुछ फालतू की बकवास दे रखा है। जैसे कि समझ लो, जैसे सोल है, ये सोल जो शब्द है, सोल इन रोमन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पौराणिक कथा। तो रोमन में, तो रोमन की जो पौराणिक कथा है ना, ठीक है, तो सोल क्या होता है, सन गॉड को कहते हैं। ठीक है, एंड सोलर का मतलब किससे रिलेटेड होते हैं, सन से रिलेटेड होते हैं। सो द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसलिए जो क्या नाम है, ये जो सन की जो फैमिली होती है, इसे सोलर सिस्टम क्या है, इसलिए हम सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सन इससे रिलेटेड होता है। एंड राइट डाउन हैज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन। बकवास है, बिल्कुल बकवास है, इसको बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, कुछ काम की नहीं है, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे आप कोई स्कूल के बच्चे हो और आप वो वीडियो देख रहे हो, ये बकवास बात है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा देख लो, मे भी थोड़ा बहुत काम आ जाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। बहुत सारे वर्ड्स जो है ना, ठीक है, जो हम किसी लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज से लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब को बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग लैंग्वेज से मिलकर बना होते हैं। सिंपल ये कहना चाह रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दिया है, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल, ये ज्योग्राफी जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, राइट, लेकिन इट हैज बीन, इट इज सॉरी, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। लेकिन जो ज्योग्राफी का जो वर्ड है ना, ये है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसकी ओरिजिन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जिसका मतलब ही क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ग्रीक में ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी भले इंग्लिश शब्द है, लेकिन ये दोनों इंग्लिश शब्द जो है ना, ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बने हैं। ठीक है, जीई, जीई का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, एंड ग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइटिंग। ठीक है, लिखने वाला, राइटिंग। सो फाउंड आउट मोर अबाउट अर्थ, तो कुछ चीजें जान लो और, जैसे जीई, जी में अगर हम लोजी लगा दोगे, ठीक है, देखो जी ई क्या है, ग्रीक वर्ड है, जी ई को ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड जियो का मतलब भी क्या होता है, अर्थ होता है। तो जियो के आगे लोजी लगा दोगे तो इसका क्या मतलब आता है, स्टडी ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की आप इस क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। जीईओ मतलब जियो के आगे मेट्री लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहे हो। और यही जीईओ के आगे ओइड लगा दो, जियोइड हो जाएगा। जियोइड का मतलब क्या होता है, रिजेंबलिंग द शेप एंड टू फॉर्म द अर्थ, मतलब क्या होता है, शेप, अर्थ की शेप। जियोइड का, जियो टाइप का शेप होता है। ठीक है, अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड होता है। जियोइड शेप कैसा होता है, संतरा देखा है, संतरा, संतरा कैसा होता है, ऊपर से थोड़ा फ्लैट होता है, नीचे से थोड़ा फ्लैट होता है, बल्ज में होता है। सेम संतरे का एग्जैक्ट शेप होता है, तो उसी हमारे अर्थ का। ठीक है, उसी को, तो अर्थ का शेप क्या कैसा होता है, जियोइड होता है, ये याद रखना। ठीक है, देन एक यहाँ पे एक और चीज लिखा है, डू यू नो करके एक ये है, पढ़ लो थोड़ा। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग। ठीक है, फैसिनेटिंग होता है आकर्षित रहता है, एंड गेजिंग का मतलब होता है कंटिन्यू देखना।
ठीक है, एट द नाइट स्काई। ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है रात में आसमान को देखने के लिए। सो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। सो जो व्यक्ति सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं। जो भी आसमान में आप देख रहे होते हो, जो भी आपको आसमान में दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि सन, प्लैनेट्स, मून, ठीक है, जो भी चीज आपको आसपास है, सबको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो जो सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी कर रहा होता है या उनके मोमेंट्स की स्टडी कर रहा होता है कि किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है, ना जो आर्यभट्ट थे, ठीक है, वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन थे? हमारे आर्यभट्ट थे। ठीक है, कौन थे? आर्यभट्ट। ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ठीक है, इन्होंने हमें क्या बताया था उस टाइम पर? देखो, आज की हम आज बात करते हैं कि वी आर वेरी सिविलाइज्ड, वी आर मॉडर्न, वी आर एजुकेटेड। देखो, उस समय पर जो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना हाई हाई प्रोफाइल, जो आप कहते हो कि इतना हाई फाई एजुकेशन नहीं था, कोई एडवांसमेंट नहीं था। उसके बावजूद जो आर्यभट्ट जी थे, वो क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे, और उन्होंने पता किया था कि जो मून है और जो प्लैनेट है, वो जो चमक रहे होते हैं ना, वो किसकी वजह से चमक रहे होते हैं? सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहे होते हैं। क्योंकि मून के पास और प्लैनेट्स के पास खुद की तो कोई लाइट नहीं है ना, तो फिर भी वो चमक रहे होते हैं। क्यों चमक रहे होते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी उन तक आ रही होती है। Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. And आज के जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो क्या है? पूरे वर्ल्ड में वो बिजी है यूनिवर्स की और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने में, मतलब यूनिवर्स को और खोजने में बिजी है वो। ठीक है, तो ये इस पूरे बॉक्स में लिखा है। अब चलो हम पढ़ते हैं क्या? प्लैनेट्स। ठीक है, अब प्लैनेट्स पढ़ते हैं। प्लैनेट्स क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको थोड़ा ऊपर आपको पिक्चर में मैंने आपको समझा ही दिया कि प्लैनेट्स क्या होता है, बट आप देख लो। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम, मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स है? तो 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? तो 8 प्लैनेट्स है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, मतलब अब ये देखो, सन के चारों तरफ है, अभी हमने पिक्चर भी देखी थी। तो कौन कौन से है? लाइन बाय लाइन याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। तो कौन है? पहला कौन है? सूरज के बाद मरकरी है। उसके बाद कौन सा है? विनस है। उसके बाद क्या है? हमारा प्यारा अर्थ है। उसके बाद क्या है? मार्स है। उसके बाद क्या है? जुपिटर है। उसके बाद क्या है? सैटर्न है। उसके बाद क्या है? यूरेनस है। एंड उसके बाद क्या है? नेपच्यून है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कहीं से भी कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। सीक्वेंस याद होना चाहिए कि मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड फिर नेपच्यून। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ये याद नहीं रहता है, तो उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स दे रखा है, थोड़ा सा ट्रिक दे रखा है कि आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। देखो क्या लिखा है? एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, एक इजी आपको मतलब इजी तरीके से आप एक लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? प्लैनेट्स को सीक्वेंस वाइज कि सन के बाद कितने डिस्टेंस पे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, वो दे रखा है, तो वो आप कैसे याद कर सकते हो? तो देखो यहाँ पे लिखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। ठीक है, तो ये एक मतलब एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एम से माई से क्या हो गया? माई से एम से क्या होगा? मरकरी। वेरी से वी से क्या होगा? विनस। एफिशिएंट, एफिशिएंट में ई से क्या हो गया? अर्थ। मदर, मदर से क्या हो गया? एम से मार्स। देन जस्ट, जस्ट का जे से क्या हो गया? जुपिटर। देन सर्व्ड, सर्व्ड का एस से क्या हो गया? सैटर्न। देन अज का यू से क्या हो गया? यूरेनस। एंड नट्स, नट्स से एन को क्या हो गया? नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? कि अब जितने भी 8 प्लैनेट्स है ना पूरे सोलर सिस्टम में, ये क्या कर रहे हैं? सन के चारों तरफ अराउंड मूव कर रहे हैं, और किस पे? एक फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहे हैं। जैसे आप रोड पर चलते हो, तो रोड ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज आप जिस रोड पे चल रहे हो, कल आप रोड बदल जाए। वो बात अलग है कि आपका रोड टूट जाएगा, मे भी हो सकता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो रोड टूट जाए, क्योंकि मे भी सही तरीके से ना बना हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आप रोड पे चलते चलते अचानक से कुछ चमत्कार हुआ, रोड पलट गया। रोड अचानक से, जिस रोड पे चल रहे थे अचानक से मेरठ के रोड पर चल रहे थे, अचानक से तमिलनाडु चला गया। ऐसा तो नहीं होता, रोड फिक्स्ड है ना, जमीन से जुड़ी हुई है ना। तो ठीक उसी तरीके से जब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ
मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो भी किस पे चलेंगे, अपने पाथ पर चलेंगे। तो उनका जो पाथ होता है वो क्या है, वो भी फिक्स्ड है, वो भी ऐसा नहीं है कि मूव कर जाएगा, आज कहीं और है कल कहीं और होगा, नहीं, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो वो उसी पर चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। ठीक है, एंड दिस पाथ आर इलोंगेटेड, और ये पाथ कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड बोले तो ऐसे, एक होते हैं सर्कल में है और एक होता है ऐसे, ऐसे खींचे हुए, तो इसको क्या कहेंगे, इलोंगेटेड। जैसे रबड़ लेते हो, रबड़ के साथ जितना आप खींचोगे, ठीक है, तो मतलब इलोंगेटेड खींचाओ, तो उनका ऑर्बिट, तो जो आपका रास्ता कैसा होता है, रोड का रास्ता कैसा होता है, ऐसा होता है। ये आपका रोड है, प्लैनेट्स का रोड कैसा होता है, प्लैनेट्स का रोड ऐसा होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, समझ आ गया बात। मैं बहुत खिचड़ी हो गई ना यहाँ पे, वेट, थोड़ा मैं इसको हटा दूं क्या। हम्म, चल गया खुला यार, पढ़ लो यहाँ पे, ये पता नहीं क्योंकि कैसे हटेगा यार, ये देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा। हम्म, चलो छोड़ो। हम्म, ठीक है। सो क्या है, हाँ, तो इस पाथ को क्या कहते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, तो इन्हीं पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जो मूव कर रहे हैं, वेट वेट वेट, हाँ, अरे हट गया, चलो वेरी गुड। हम्म, हम्म, ओके। सो हम कहते हैं यस, सो दिस पाथ आर इलोंगेटेड होते हैं एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखो, तो इसी को क्या कहते हैं, हम ऑर्बिट कहते हैं। देन मरकरी इज ए नियरेस्ट टू द सन, अब मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट है सन के, एंड इट्स टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और ये सन के एक चक्कर को काटने में कितना कितना समय लगाती है, तो टोटल 88 डेज लगाती है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यस। देन नेक्स्ट आता है कि विनस, विनस कंसीडर एज अर्थ ट्विन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं, तो विनस को क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, क्योंकि जो विनस है ना, विनस का जो साइज है और जो शेप है वो काफी हद तक सिमिलर है, दिखने में बहुत सिमिलर लगता है हमारे अर्थ से, इसलिए विनस को क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट आता है क्या, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक, देखो 2006 के अगस्त तक ना, जो प्लूटो जो था ना, प्लूटो, प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड प्लैनेट, मतलब पहले ना टोटल 2006 से पहले टोटल 9 प्लैनेट्स थे, कितने प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन 2006 में अगस्त में प्लूटो जो था ना, सबसे लास्ट प्लैनेट था, 9th प्लैनेट था, उसको क्या कर दिया गया, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा, हावेवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक बॉडी है, एक संस्था है, ठीक है, वहां पे एक मीटिंग हुई 2006 अगस्त में, और उन्होंने क्या किया, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius 2003, UB3313, discovered in recent past, may be called dwarf planets। आप समझो क्या लिखा है यहाँ पे, पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है। 2006 से पहले टोटल कितने प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे, तो नोवा प्लैनेट्स कौन सा था, प्लूटो था। ठीक है, लेकिन 2006 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक डिसीजन लिया कि हम जो प्लूटो है ना, जो 9th प्लूटो है, ठीक है, उसको अब से 2006 से हम उसको प्लैनेट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ड्वार्फ प्लैनेट कहेगा। क्या कहलाएगा, ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब अब से हम प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं देंगे, उसे क्या कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, लेकिन प्लैनेट नहीं कहेंगे। इसीलिए आप कितने प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स है। क्यों, क्योंकि जो प्लूटो वाला प्लैनेट है ना, उसको हटा दिया गया। हटाने का मतलब ये नहीं होता कि स्पेस में जाके प्लूटो को हटा दिया गया, मतलब जमीन पर रहकर, मतलब पृथ्वी पर रहकर, एक देखो सी, किस प्लैनेट को, ठीक है, हम प्लैनेट कहेंगे, उसका कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, ठीक है, बड़े बड़े संस्थाओं ने। ठीक है, तो प्लूटो जो था ना, उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठा। ठीक है, जिसकी वजह से प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा देने से मना कर दिया। बस, अब इतनी बात समझ आई। चलिए, और ये सीरीज में क्या था, ये भी एक टाइप का क्या था, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था। ठीक है,
तो क्या कहते हैं, इसको भी हटा, मतलब इसकी कहा कि ये भी क्या ना प्लूटो लाइक अदर साइड, ये भी मतलब प्लूटो जो है ना वो सीरियस क्या है, सीरियस भी एक टाइप का सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। तो इसने कहा कि प्लूटो भी है ना, अब से प्लेनेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो क्या होगा, वो क्या नाम है, वो भी अदर टाइप का सेलेस्टियल बॉडी ही होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अब हम थोड़ा अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारे अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो अर्थ है, ये याद रखना। सो इन साइज इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो कौन सा है, हमारा अर्थ है। और फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करो आप सब, ठीक है। तो ये याद रखना, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हमारा अर्थ है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा अर्थ कैसा है, संतरे की तरह है। संतरा को कभी देखोगे तो ऊपर से फ्लैट है और नीचे से भी फ्लैट है, ठीक है। प्रॉपर गोल नहीं है वो, बॉल की तरह, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोइड। इसलिए अर्थ की शेप को क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड होता है। जियोइड का मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमें पढ़िए थोड़ा सा। देखो, कंडीशन फेवरेबल टू द सपोर्ट लाइफ, आगे क्या लिखा है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। और देखो, आप सोचो कि 8 प्लैनेट है, ठीक है, लेकिन 8 प्लैनेट में एक भी जगह पे अर्थ के अलावा कोई भी ऐसी मार्स, विनस, अभी और कहीं पे भी नहीं जहाँ पे इंसान अपनी मतलब जीवित हो। क्यों, कि वहां पे जीने के लिए जो चीज साधन चाहिए, ठीक है, वो साधन अभी नहीं मौजूद है, ठीक है। और अगर मौजूद भी है तो अभी हमारे साइंटिस्ट उसको ढूंढ नहीं पाए हैं, या फिर ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तभी तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिशन भेजे जाते हैं, ठीक है। मिशन क्यों भेजते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि क्या और दूसरे अर्थ के अलावा जो दूसरे भी ग्रह पर क्या जीने के लिए जो चीजें जरूरत है, क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो हम सोचिए हम कितने लकी है कि अर्थ पे जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो एग्जिस्ट करती है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट और नो टू कोल्ड। हमारा जो पृथ्वी है वो ना ही ज्यादा हॉट है और ना ही ज्यादा कोल्ड है। सोचो अगर हमारा अर्थ बहुत ज्यादा हॉट होता तो क्या हम पृथ्वी पर जिंदा रह पाते, अगर हमारा अर्थ बहुत गर्म होता तो क्या रहना मुश्किल, मतलब क्या रहना आसान होता, एब्सोल्युटली नहीं। क्या हमारा अर्थ बहुत ही ठंडा होता तो क्या रहना मुझे आसान होता, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा अर्थ क्या क्या है, ना ही तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है। देन इट हैज वाटर एंड एयर। क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है, वाटर भी है जो पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, और एयर भी है। बिना ऑक्सीजन, इसे बिना ऑक्सीजन के तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। कोविड ने तो इसकी ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझाई है, राइट। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। द एयर हैज अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। क्योंकि एयर में क्या है, एयर जो है वो क्या करता है, एयर में कौन सी गैस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। एंड इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि अर्थ पे ये इंसान जिंदा है, इंसान जी सकता है, ठीक है, इन्हीं क्योंकि हम पृथ्वी पर अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं फेवरेबल कंडीशन से, इसीलिए क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट है कौन, अर्थ, ठीक है। देन फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज its two-third surface is covered by water and it is therefore called a blue planet। हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप अर्थ से ऊपर पहुंच जाओ, जैसे कि आप स्पेस में पहुंच जाओ, ठीक है, तो जब आप स्पेस में जाके अपने अर्थ को देखोगे, अपने पृथ्वी को देखोगे, तो आपका अपना पृथ्वी कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर टू थर्ड, टू थर्ड जो है सबसे ज्यादा क्या है, पानी मौजूद है, एंड जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट क्या है, दूर से आउटर स्पेस में से जाके देखोगे तो हमारा प्लेनेट क्या है, हमारा प्लेनेट ब्लू कलर का दिखाई देता है। एंड दैट्स व्हाई हम अपने अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। चलो एक ये वाला डू यू नो भी पढ़ लो, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट ये थर्ट ये थ्री एंड ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो लाइट है ना वो ट्रेवल कर रही है कितने की स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर
सेकंड की स्पीड से, एंड येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। क्या मैंने आपको कहा, क्या कि जो अर्थ के पास खुद की हीट तो है नहीं, ना खुद की लाइट है, वो लाइट हमारे अर्थ पे लाइट किससे लेते हैं हम सूरज से लेते हैं। तो सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचती है? तो टोटल 8 मिनट में पहुंचती है। कितने मिनट में पहुंचती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सूरज की रोशनी को कितना समय लगता है हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में। तो टोटल 8 मिनट लिखते हैं, कितना? 8 मिनट लगते हैं। और कितने स्पीड से सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आती है? दो बातें याद रखनी है। पहली चीज, सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच जाती है? 8 मिनट में पहुंच जाती है। तो भाई वो इसका मतलब सन की रोशनी जो है वो अर्थ में पहुंचने से पहले ट्रेवल कर रही है ना, तो कितने स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करके आती है, तब जाके वो 8 मिनट में हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। आई बात समझ? चलिए फिर एक और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1969. 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक इंसान थे, जो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार अपना पैर मून पर रखा है, चांद पर रखा है। and found out whether any Indian has landed on the moon। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब आपको पता करना है कि क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा कोई ऐसा इंडियन है, कोई ऐसा भारतीय है जिसने चांद पर अपना पैर रखा हो? बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मून के बारे में। our earth has only one satellite and that is the moon। हमारे अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट क्या है? मून है, हमारा चंदा मामा है। अभी मैंने आपको पिक्चर में भी समझाया था कि कुछ प्लैनेट्स के पास तो मून नहीं है, जैसे कोई मतलब मून का मतलब क्या है? सैटेलाइट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सैटेलाइट क्या होता है, बट मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ प्लैनेट्स है जिनके पास खुद का मून नहीं है, जैसे कि मरकरी के पास मून नहीं है, विनस के पास मून नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स के पास मून है, जैसे हमारे अर्थ के पास है एक मून है, हमारे पास विनस के पास, चलिए मार्स के पास 2 मून है, जुपिटर के पास बहुत सारे मून है, सैटर्न के पास बहुत सारे मून है, समझ रहे हो। तो हमारे यहाँ पे यही लिखा है कि अर्थ के पास क्या है? केवल एक सैटेलाइट है, वो क्या है? मून है, मतलब हमारे पास एक मून है। इट्स मून सैटेलाइट क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट द अर्थ, ठीक है। हमारा जो ये मून है ना, मून का डायमीटर कितना है? हमारे अर्थ का ये क्या है? 1/4, मतलब 1 एंड चौथाई, 1/4। हमारे सोचो अर्थ से कितना छोटा, 1/4 है, ठीक है, डायमीटर। इट अपीयर्स सो बिग इट इज नियरेस्ट टू अवर प्लैनेट दैन सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखो सूरज जो है, मून तो छोटा है लेकिन फिर भी वो हमें बहुत बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से भी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून जो है हमारे बहुत पास है। देखो जो चीज जितनी दूर होगी आपको, आप उसका साइज उतना ही आपको छोटा दिखाई देगा, और जो चीज जितनी ही पास होगी वो आप उसका आप उसको साइज जो देखोगे ना, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि आसमान में तो सूरज इतना बड़ा है, सूरज के अलावा भी इतने सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स है जो इतने बड़े बड़े हैं, फिर भी वो छोटे दिखाई देते हैं। और मून इतना छोटा है फिर भी इतना बड़ा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जो अर्थ के पास मून जो है ना बहुत पास है, इसकी वजह से हमारा जो मून है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। और हमारा मून हमारे अर्थ से कितने डिस्टेंस में है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारा मून है। देन नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट द फ्रॉम द मून। तो फिर आप क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नाउ आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, कि भाई क्या नाम है, एंड दैट द फ्रॉम द मून, तो कितना डिस्टेंस होगा मून से, सन से और अर्थ से। देन आता है क्या, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। देखो अब मैंने आप एक चीज याद रखना, हमारा अर्थ
सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और हमारा जो अर्थ है वो खुद के भी चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो मून है ना, मून वो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, हमारा मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है और उसको मतलब मून को हमारा अर्थ के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? टोटल 27 डेज लगता है। कितना लगता है? टोटल 27 डेज लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ठीक है, और साथ में सूरज जो सॉरी मून जो है ना, अब मून क्या है? मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगते हैं। और मून अपने एक्सिस पर भी मूव कर रहा है। अर्थ के चक्कर भी लगा रहा है और अपने एक्सिस पर भी मूव कर रहा है और अपने एक्सिस पर मूव करने में भी कितना समय लगा रहा है? 27 डेज लगा रहा है। ठीक है, तो मतलब फिर से सुनो, हमारा मून जो है पृथ्वी के चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 27 डेज लगाता है। तो मून जो है ना अपने भी चारों तरफ अपने भी चक्कर लगा रहा होता है और अपने चक्कर लगाने में भी टाइम कितना लगाता है? 27 डेज लगाता है। दोनों में ही क्या कर रहा है? 27 डेज लगा रहा है। So as a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. And इसी कारण से हम हमारा जो अर्थ से ना, हम अर्थ से जब हम मून को देखते हैं तो हमें मून का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा होता है। हमें उसका दूसरा साइड क्या है? दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कि भाई मून जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है। अर्थ के चक्कर लगाने में 27 डेज लगता है। मून अपने भी चक्कर लगा रहा है, अपने चक्कर लगाने में भी 27 डेज लगता है। और इसी कारण वजह से अगर आप अर्थ से मून को देखोगे तो क्या दिखाई देता है? कि मून का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा तो दिखाई नहीं देता। जैसे इस पिक्चर को देखो, हमें सिर्फ ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, मून का दूसरी साइड का फेस तो हम देख ही नहीं पा रहे। समझ आ गया? चलिए, द मून डज नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास कोई भी कंडीशन नहीं है क्या लाइफ को सस्टेन करने के लिए। जैसे हमारे पृथ्वी पर ऐसे कंडीशन मौजूद है जिसपे क्या है? लाइफ जीवित है। ठीक है, लेकिन मून पर ऐसा अभी कोई कंडीशन नहीं पाया गया है जिसकी वजह से लाइफ क्या वहां पे सस्टेन कर पाए, लाइफ वहां पे जीवित रह सके। ठीक है, इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस। डिप्रेशंस मतलब होता है गड्ढे। ठीक है, तो मून पर क्या क्या है? मून पर माउंटेन है। यस, क्या है? माउंटेन है, मतलब पर्वत है। प्लेन्स भी है, मतलब ऐसे सिंपल प्लेन्स भी है। ठीक है, देन गड्ढे भी है on its surface। ठीक है, एंड these cast shadows on the moon surface। और इन्हीं डिप्रेशन के मतलब गड्ढों की वजह से और इनके मतलब इनका जो माउंटेन्स है, उनके माउंटेन्स की जो शेडो है, ठीक है, वो शेडो क्या नाम है? मून्स पर पड़ते हैं। जिसकी वजह से आप कहते हो ना, जो आप कहते हो कि अरे मून्स पे तो दाग है, मून चांद पे, तो चांद पे भी दाग होते हैं। इस पिक्चर को देखो आप जरा, यहाँ पे देखो, ये आपको मून दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लैक 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 दिख रहा है। ये ब्लैक ब्लैक क्या है? ये सब ब्लैक ब्लैक क्या है? ये कुछ नहीं है, शेडो है। ये परछाई है किसकी? जो इस चांद पर जो माउंटेन है ना, बड़े बड़े जो बड़े बड़े गड्ढे, उसकी छाया पड़ती है, जिसकी वजह से हमें चांद पे क्या है? काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। और जिसको आप कहते हो कि अरे काले चांद पे भी तो दाग होते हैं। ठीक है, तो वो दाग क्या है? वो परछाई है। आई बात समझ? देन आता है क्या? सो लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। हाँ, यही कहा कि आप अपने इस फुल मून को देखो, एज शैडो को ऑब्जर्व करो। ये देखो, ठीक है, ये अब थोड़ा ये पढ़ लो जरा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट पढ़ो क्या है सैटेलाइट। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, सॉरी, ओहो, ये देखो, a satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun। अब सैटेलाइट क्या होता है? देखो, सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, जो क्या करता है? वो प्लेनेट के अराउंड मूव करता है, सिर्फ ठीक उसी तरीके से जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहा होता है, उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। तो अब क्या समझाया? प्लेनेट और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है, आप मुझे बताओ। प्लेनेट क्या है? प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर मारता है, ठीक है, और सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर मार रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तो मून क्या है? सैटेलाइट है। और मून क्या करता है?
अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रहा होता है। और अर्थ क्या है? प्लैनेट है। तो मून क्या है? मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रहा होता है। तो आई होप सैटेलाइट का मतलब समझ है। ठीक है, अब एक आता है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट, सॉरी ह्यूमन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट दो टाइप की होती है, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होगा? जिसे हमने नहीं बनाया है, जो ऑटोमेटिक आया हुआ है, ठीक है, बना हुआ है खुद से, जैसे कि हमारा मून हो गया, ठीक है, वो हमने तो नहीं बनाया, ठीक है, चंदा मामा को हमने नहीं बनाया है, ठीक है, वो कहाँ से आया, कैसे बना, वो हमने, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है उनको बनाने में। तो वो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। और एक मैन मेड सैटेलाइट हो गया जो इंसान बनाते हैं, ठीक है, इसे पढ़ो। एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी होता है जो इंसान बनाता है, एंड इट इज डिजाइन बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। तो मैंने क्या बताया कि एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है जैसे चंदा मामा हो गया, और एक होता है मैनमेड सैटेलाइट जो साइंटिस्ट बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं साइंटिस्ट सैटेलाइट्स को? ताकि हम ऊपर आसमान में मिशन के तौर पर भेजते हैं ना, रॉकेट में भर के, ठीक है, और ऊपर जाके क्या करते हैं, वो यूनिवर्स की खोज करते हैं, मतलब यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, हमारे अर्थ के बारे में और इकट्ठा करते हैं। अर्थ के अलावा जितने भी अदर प्लैनेट्स है, स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रोइड्स है, पूरी सेलेस्टियल बॉडीज की क्या इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं सिग्नल के थ्रू वगैरह, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो ये ह्यूमन, ये मैनमेड सैटेलाइट्स है, ठीक है। एंड इट इज कैरिड बाय रॉकेट, रॉकेट से कैरिड, रॉकेट में डाल के तो उनको ऊपर भेजा जाता है ना, एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एंड अर्थ के ऑर्बिट में क्या करते हैं, उनको प्लेस कर दिया जाता है, जो मैनमेड सैटेलाइट्स है, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि स्पेस में है। कौन कौन से है? इनसेट, आईआरएस एंड यूडीसीएट, ठीक है, इतना समझ आया? चलिए, नहीं नहीं, मैंने क्या लिखा देखिए, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लैनेट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। आप बताइए कि प्लैनेट्स और एनिमल्स को क्या क्या चीजों की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए। देखो यहाँ पे एक पिक्चर देखो, ये देखो, हमने मैनमेड सैटेलाइट्स को भेजा है, ये रॉकेट को लॉन्च किया, पृथ्वी से ऊपर गया, रॉकेट फॉल बैक टू द अर्थ, और ये जैसे क्या, रॉकेट वापस नीचे आ जाएगा और सैटेलाइट क्या आ जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। ये है हमारा सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अर्थ पर भेजता है, ठीक है। चलिए, अब आता है क्या, आई नो थोड़ा सा चैप्टर भी लंबा हो गया है, बट कोई नहीं, इसमें खत्म कर देते हैं और फिर बहुत हो जाएगा। अब आता है क्या, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. देखो, स्टार के अलावा, प्लैनेट्स के अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा, आसमान में और भी बहुत सारे टाइनी, मतलब छोटे छोटे बॉडी है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जो सन के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। मतलब सन के चारों तरफ सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लैनेट से मूव कर रहे हैं या सैटेलाइट ही मूव कर रहे हैं, नहीं, और भी छोटे छोटे चीजें हैं, ठीक है, बॉडी है जो मूव करती है, ठीक है। और उन्हीं बॉडीज को क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। समझ आ गया कि एस्टेरॉइड्स क्या होता है? मतलब सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स तो मूव कर ही रहा है, सैटेलाइट्स तो मूव कर ही रहा है, लेकिन साथ में कुछ छोटे छोटे और भी दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। ये एस्टेरॉइड्स जो है ना, कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मार्स और जुपिटर के बीच में। आप जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ फिगर को, ये देखो, ये रहा हमारा मार्स। अबे यार कहाँ गया, चलो ये देखो, ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच में देख रहे हैं आपको एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये सारे क्या है, छोटे 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 क्या है, ये टाइनी बॉडीज है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, और ये ऐसे बहुत सारे हैं, और जो बहुत सारे पूरे एक अरेंज हो रखे हैं लाइन में, और ये बेल्ट की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। और एक एक को क्या कहेंगे, एस्टेरॉइड कहेंगे। आई होप समझ आ गया। तो एस्टेरॉइड कहाँ पे लाई करते हैं, ये याद रखना, एस्टेरॉइड कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। Scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स है ना, वो कुछ नहीं है, प्लैनेट्स का ही पार्ट है, जो क्या ना बहुत साल पहले थोड़ा सा एक्सप्लोड हो गए थे ना, तो उसी से टुकड़े से बाहर आ गए थे, ठीक है। यस, नाउ आता है मेटेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स क्या है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स which move around the sun
आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। अब मैंने आपको क्या कहा, देखो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, सैटेलाइट भी मूव कर रहा है, ठीक है, एस्टेरॉइड भी मूव कर रहे हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, रॉक्स मतलब पत्थर, तो हमारे आसमान में छोटे छोटे पत्थर भी है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, वो भी सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। अब आप मुझे कहोगे कि मैम एस्ट्रॉइड में और फिर मेटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है, तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। चलो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स में डिफरेंस बता दूंगी। अब देखो मेट्रॉइड समझ आ गया कि मेट्रॉइड्स क्या है, रॉक से बने बने छोटे छोटे पीस होते हैं, ठीक है, जो ये भी सन के चारों तरफ चक्कर मार रहे होते हैं। अब इनमें से कुछ मेट्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के करीब आने लगते हैं, ठीक है, जब करीब आने लगते हैं, अब आप कहोगे मैम करीब क्यों आने लगते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। तो जब ये करीब आने लगते हैं तो कई बार क्या होता है, गिरने की कोशिश, मतलब अर्थ के अंदर गिरने की कोशिश करते हैं या अर्थ के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन विद देयर एयर, दे गेट हीटेड अप बाय एंड बर्न, ठीक है। अब जैसे समझो कि सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये मेटेरॉइड्स है। अब ड्यू टू, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये क्या नाम है, ये मेटेरॉइड्स घूमते घूमते ना थोड़ा इसके करीब आते जा रहे हैं। जैसे ये करीब आते रहेंगे ना, ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये अंदर जाने की कोशिश करेंगे या फिर गिरने की कोशिश करेंगे। तो अब अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। तो अब उसके बाद अंदर अर्थ है ना, तो जब ये एटमॉस्फेयर से टकराएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, आपस में टकराना, ठीक है, ऐसे टकराते हैं। तो जब जैसे हाथ करो, अभी जैसे मैं, आप सब देख रहे हो मुझे, राइट, अपने हाथों को जरा ऐसे ऐसे करो, रब करो, करो। अब जब तुम रब करोगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि अपने हाथों में क्या हो रही है, गर्माहट पैदा हो रही है। क्यों हो रही है, इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। कि जब दो चीजें, दो सरफेस आपस में आके टकराती है ना, तो ऐसे हो जाती, जब टकराती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आग सा जलता है, हीट जनरेट होती है, उसी इसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फिजिक्स पढ़ी है, नहीं है तो उसको भी पढ़ो, ठीक है, बहुत जरूरी है इसको। तो फ्रिक्शन क्या कहते हैं, कि थोड़ा जैसे आपस में टकराया, ऐसे दो सरफेस जब आपस में आके टकराते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो जब हीट, तो सोचो, तो जब मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में से आके टकराएगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा एयर के साथ, एयर के साथ फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, क्या होगी, जल जाएगा। तो कुछ मेटेरॉइड्स क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, एंड इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और जब वो जलेंगे तो क्या होगा, रोशनी जलेगी, राइट। एंड सम टाइम अ मेटियोर विदाउट विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्nt falls on the with the earth and creates a hollow। और जब ये कुछ मेटेरॉइड्स उनमें क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। वही जो जलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। लेकिन उन मेटियोर में से कुछ तो जल जाएंगे, कुछ मेटेरॉइड्स में से तो कुछ क्या हो जाएंगे, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी पार करके पृथ्वी पर आके गिर जाएंगे। उसको क्या कहते हैं, मेटेरॉइड कहते हैं। तो ये तीन टर्म आते हैं, और क्या करते हैं, क्रिएट होलो, और क्या करते हैं, एक गड्ढा बना देते हैं, पृथ्वी पे आकर गिर जाते हैं। अब इसको ध्यान से सुनो, तीन शब्द होते हैं, एक तो हो गया ये मेट्योर, ठीक है, एक होता है, ये देखो, एक होता है मेटेरॉइड्स, एक होता है ये मेटियोर, ठीक है, और एक उसके बाद का एक टर्म होता है जिसे मेटेरॉइड्स कहते हैं। एक होता है मेटेरॉइड्स। सो मेटेरॉइड, मेटियोर एंड मेटेरॉइड्स, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों सेम होता है, पहले तो ये समझो, ठीक है। अब तीनों तीनों सेम होता है, बस ये तीनों चीजें कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उससे इनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, मेटेरॉइड पहले आता है, ठीक है। मेटेरॉइड क्या है, एक छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं ना, वो आसमान में है, वो आउटर स्पेस में है, वो
सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, उसी को मेटेरॉइड कहते हैं। अब ये मेटेरॉइड घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं घूमते क्या होता है, अर्थ के जब करीब आ जाते हैं ना, और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से थोड़ा अर्थ के और पास आने लगते हैं, तो जब पास आते हैं तो क्या होता है कि ये अर्थ के से टकराने वाले होते हैं। तो अर्थ से टकराने से पहले ये अर्थ के ऊपर क्या है, एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। सो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब ये टकराते हैं तो एयर के साथ इनका क्या होता है, टकराते हैं। जैसे ये टकराते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। जैसे ही हीट जनरेट होता है तो ये जो मेटेरोइड्स होते हैं ना, तो कुछ मेटेरोइड्स क्या होते हैं, जल जाता है, ठीक है। हीट जनरेट होने के कारण से क्या होता है, कुछ मेटेरोइड्स जल जाते हैं। जैसे ही कुछ मेटेरोइड जल के राख हो जाता है और रोशनी चमकती है, उसी चीज को क्या कहते हैं, मेटियोर कहते हैं, ठीक है। अब कुछ तो जल गया और कुछ फिर भी बच गया है, समझ रहे हो, कुछ बच गया जो एटमॉस्फेयर को चीर कर अर्थ के अंदर पहुंच जाता है और अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाता है और क्या करता है, गड्ढा कर देता है, ठीक है। तो जो अर्थ के अंदर घुस जाता है और अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाता है और बड़ा सा गड्ढा कर देता है, जब फिर न्यूज दिखाने लगते हैं कि अरे देखो आसमान से इतना बड़ा पत्थर आके नीचे गिर गया, ठीक है, और देखो इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, न्यूज न्यूज चलता है। वो चीज जो पृथ्वी पे आके अंदर गिर जाता है और गड्ढा कर देता है, उसको मेटेरोइड कहते हैं, ठीक है। अब बात समझ आई, ठीक है। तो ये तीनों सेम होता है, बस कहाँ पे लाई करते हैं उससे इनका नाम चेंज हो जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों चीज समझ आ रहा हो। और ये आसमान में जो आपको जो छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये इतने छोटे नहीं होते, क्योंकि आपसे बहुत धरती पर जब आके गिरते हैं ना तो ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें छोटे नजर आते हैं, लेकिन आसमान में ये छोटे होते हैं बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडी के साइज के कंपैरिजन में, इसलिए इसे मेटेरोइड्स कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मेटेरोइड्स और एस्टेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। मेटेरोइड्स और एस्टेरॉइड दोनों सेम है। एस्टेरॉइड्स में क्या है, एक रॉकी मटेरियल है, छोटे छोटे रॉकी मटेरियल है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है। मेटेरोइड्स भी क्या है, छोटे छोटे रॉकी मटेरियल है जो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। डिफरेंस क्या है कि जो मेटेरोइड्स का जो साइज होगा ना, वो एस्टेरॉइड के साइज से बड़ा छोटा होगा। मतलब एस्टेरॉइड जो होगा, ये एस्टेरॉइड्स है, ये मेटेरोइड्स है। एस्टेरॉइड थोड़ा बड़ा होगा मेटेरोइड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। यार मेरा गला सूख गया तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाने में, तो यार एक लाइक तो कर ही देना आप मुझे। लिटरली मैं आपको बहुत ही आराम आराम से समझा रही ताकि आपको समझ आ जाए, जबकि आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन क्लियर स्टेरी नाइट। क्या आपने एक व्हाइट कलर का बड़ा सा कुछ बैंड टाइप का देखा है आसमान में, जो ऐसा दिख रहा हो कि अरे आसमान में तो व्हाइट कलर का बहुत ही ग्लो करके पाथ, लंबा रास्ता टाइप का को आसमान में दिखाई दे रहा हो। इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। वो क्या होता है, वो मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं जो आपको बहुत एक लाइन में या फिर कहीं गुच्छे में दिखाई दे रहे होते हैं। वो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। उसी वो व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे होते हैं। दिस बैंड इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। इसी को क्या कहते हैं हम, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो जो क्या है कि बहुत सारे जब स्टार, बहुत ही मिलियंस में स्टार जब एक जगह को झुंड में दिखाई दे रहा होता है और पूरा ऐसा दिखने में हमको ऐसा लगता है जैसे कि व्हाइट कलर का हो, वही क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। तो हमारा गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है, सोलर सिस्टम है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, सूरज है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, ठीक है। देन होता है क्या, अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा सोलर सिस्टम क्या है, ये गैलेक्सी का पार्ट है। इन द एशियंट टाइम्स में इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ठीक है। पुराने समय में एशियन टाइम में ऐसा इमेजिन करते थे, ऐसा सोचते थे कि भाई आसमान में तो एक जैसे रिवर लाइट, मतलब क्या नाम है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ऐसा मतलब पहले के जमाने में जो लोग थे वो ऐसा लगता था जैसे कि आसमान में जो क्या है, लाइट की रिवर बह रही हो, ठीक है। ये तभी तो कहते थे आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश में गंगा बह रही हो जैसे, ठीक है।
चलिए, then thus it was named Akashganga again. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds and dust and gases. ठीक है, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम है जिसमें बहुत सारे, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लाउड्स है, क्लाउड्स मतलब बादल है, डस्ट है, डस्ट ना वही जो आप कहते हो ना आज के समय मतलब जो जमीन पे चलते हैं जिसको डस्ट कहते हो ना, वैसा ही डस्ट आसमान में भी है। ठीक है, एंड बहुत सारे गैसेज है, एंड दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी, एक गैलेक्सी नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सारे गैलेक्सी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा मतलब ऐसा क्यूरियोसिटी के तौर पे याद कर सकते हो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास का दूसरा कोई दूसरा गैलेक्सी कौन सा है? सो एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा एक नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारे गैलेक्सी के पास। ठीक है, अब क्या, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स अस यूनिवर्स, एंड बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है। ठीक है, देन इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, तो सोचो कितना डिफिकल्ट है अपने यूनिवर्स के बारे में ये सोचना कि कितना बड़ा है यूनिवर्स। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, और अब तक हमारे साइंटिस्ट यूनिवर्स के बारे में खोज कर रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हमें तो यूनिवर्स के साइज के बारे में पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, बट हमें इतना जरूर पता है कि हम किसके पार्ट है? हम यूनिवर्स के पार्ट है। तो ये चैप्टर, ये देखो, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, पिक्चर देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। तो यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि ये पिक्चर है देखो, ये आप यहाँ पे आप कहाँ पे हो? अर्थ के अंदर हो। ठीक है, देखो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर आप हो, देखो ये देखो, ये हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर क्या है? वो मिल्की वे गैलेक्सी है, मतलब बहुत सारे गैलेक्सी है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सी है, उन बहुत सारे गैलेक्सी में हमारा एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? बहुत सारे सोलर सिस्टम है। देखिए हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, उस सोलर सिस्टम में क्या है? अर्थ है, और उस अर्थ में आप हो, तो फिर क्यों इतने टेंशन लेते हो? चिल करो, दिमाग पे टेंशन लेना बंद करो, जितना प्रॉब्लम आपको लगता है कि आप के पास से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बाकी दुनिया के पास तो और किसी के पास प्रॉब्लम्स है ही नहीं, तो बकवास बकवास है वाली बातें हैं। ठीक है ना? हाँ, इतने बड़े यूनिवर्स में इतना सारे मिल्की वे गैलेक्सी, इतने सारे मिल्की वे गैलेक्सी में एक हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में क्या ना हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स है, इतने सारे स्टार्स हैं, उस प्लैनेट्स में हमारे पृथ्वी पर हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें पृथ्वी पर इतने सारे कंट्री है, उन कंट्री में आप भारत जैसे देश में रह रहे हो, उस भारत देश में बहुत सारे स्टेट्स है, उस स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट के उस ब्लॉक में रहते हो, तो फिर यार सोचो हमारी पूरे यूनिवर्स में क्या औकात है, समझ रहे हो? तो ज्यादा टेंशन वेंशन मत लो। ठीक है, इस चैप्टर से ये सीख भी हमें मिलती है कि जितना हम अपने आप को बड़ा ईगो ईगो में रहते हैं ना, वो ईगो भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इस यूनिवर्स में रद्दी भर भी कोई अस्तित्व नहीं है हमारा, तू से भी हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो किस बात का तुम्हें घमंड है, और किस बात का तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम सुसाइड या फिर डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी चीजों में पड़ जाते हो? तो मतलब रिलैक्स रहो, चिल रहो। ठीक है, दैट्स इट, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। और चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है, एक 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 चीज को मैं इतने आराम आराम से आपको समझाती हूँ, इतना टाइम लगा के समझाती हूँ। सो आई होप आपको पसंद आएगा, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो भी डाउट वगैरह होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।